इतना बेसिक बात नहीं समझा पाती है कि वजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सपैंड करता है, वरना वहाँ से बच्चा कैसे बाहर निकलेगा। तो ये इंडस्ट्री जो इनसिक्योरिटी पैदा कर करके लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचती है, शायद वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं बन पाती। और वाइस वर्सा मुझे लगता है कि ये सिर्फ फीमेल प्रोडक्ट के लिए नहीं है, मेल प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे ही गिमिक चल रहा है। और फिर लोगों को बोलिए कि तुम इनकम्प्लीट हो, हमारा प्रोडक्ट यूज़ करो तो मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस टर्म को आपने डिस्क्राइब किया, वल्वा और वजाइना का डिफरेंस आपने बताया, लोगों को ये नहीं पता। लोग ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इससे लगता है कि इट विल चेंज योर पर्सनैलिटी, और बॉडी के कई पार्ट्स को लेकर रिलेट करते हैं वैसे प्रोडक्ट्स है। तो ये तो सिर्फ कमर्शियल गिमिक ही हो गया ना फिर तो। 100% ये जो वजाइनल टाइटनिंग क्रीम आती है, वो लोगों को इतना बेसिक बात नहीं समझा पाती है कि वजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सपैंड करता है, वरना वहाँ से बच्चा कैसे बाहर निकलेगा। जो वजाइनल लाइटनिंग क्रीम्स आती हैं, आप वजाइना के अंदर आपको क्रीम नहीं लगानी है, अगर लगानी है तो बाहर लगानी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइटनिंग क्रीम से कुछ भी नहीं होता है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और गिमिक्स और फालतू की चीज़ें बेची जा रही हैं आजकल पैसे बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बना के। अगर वही उनको सही समय पे उनकी बॉडी का एजुकेशन मिल जाता तो ये इंडस्ट्री जो इनसिक्योरिटी पैदा कर करके लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचती है, शायद वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं बन पाती। शायद इसलिए आपने बुक में जिलेट का भी जिक्र किया है, उसका भी एग्जाम्पल देते हुए उसके बारे में भी कुछ लिखा है। और वाइस वर्सा मुझे लगता है कि ये सिर्फ फीमेल प्रोडक्ट के लिए नहीं है, मेल प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे ही गिमिक चल रहा है। 100% हम लोगों को आजकल, मुझे ऐसा, जितना मैं पढ़ती जा रही हूँ मार्केटिंग के बारे में, दुनिया के बारे में, उतना मैं देख रही हूँ कि जनरली कॉस्मेटिक्स बेचने का तरीका यही रहा है कि एक इनसिक्योरिटी मैन्युफैक्चर कर दीजिए और फिर लोगों को बोलिए कि तुम इनकम्प्लीट हो, हमारा प्रोडक्ट यूज़ करो तो मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही मतलब शेडी सी हरकत है, और ये सिर्फ इस इंटेंशन से है ताकि कंपनी के लिए और पैसे बन सकें और लोग अपने शरीर में नाखुश रहें। एक बहुत फेमस कोट है अंग्रेज़ी में, उसमें वो बेसिकली यही कहते हैं कि अगर सोचिए कि एक दिन औरत उठ के अपने शरीर को एम्ब्रेस करना सीख ले और समझ ले कि सब कुछ ठीक है मेरे शरीर में, तो कितनी इंडस्ट्रीज़ का फालतू का धंधा बंद हो जाएगा। और एक बड़ा एम्पावरिंग फीलिंग होती है जब आपको अपने शरीर में कमियां नहीं लगती हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा शरीर अच्छा है, मेरी शरीर मेरे लिए बहुत कुछ करता है, मेरे लिए इट्स स्ट्रॉन्ग, इट हेल्प्स मी लिव माई लाइफ। अगर हम इस तरह से इसको सोच सकें इंस्टेड ऑफ ये मार्केटिंग के छोटी छोटी बातों में खो जाना, तो दुनिया कितनी अच्छी हो सकती है लोगों के लिए। नहीं तो फिर पहलू तो लोग पूछते होंगे ना आपसे सवाल कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्यूबिक हेयर देन, ये बगल में, बाजू में, अंडर आर्म्स में ये हेयर का क्या काम है। और शायद ऐसे इसलिए ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें आपने जिक्र किया था जिलेट का भी। लोग पूछेंगे ना व्हाट इज़ द यूज़। तो हम मैमल्स हैं, हम जितने भी आप बाकी मैमल्स देख लीजिए, सबके शरीर पे बाल होते हैं। बालों का पर्पस था कि आज से कई साल पहले, कई हज़ारों साल पहले, जब हमारे पास हीटर नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, तो ये बाल हमें टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करते थे। इनके बहुत फ़ायदे थे। अब बस ऐसा है कि कुछ एरियाज़ में वो बाल बचे रह गए हैं, थोड़े थिक बाल बचे रह गए हैं, जैसे प्यूबिक एरिया, जैसे अंडर आर्म्स, और कुछ एरिया में वो पतले पतले बाल हो गए हैं। जिन लोगों के शरीर पे बाल बिल्कुल नहीं होते हैं ना, उनके भी छोटे छोटे पतले पतले बाल ज़रूर दिख जाएंगे आपको शरीर पे, क्योंकि उनका यूज़ होता है, एक पर्पस होता है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको पता चल गया है कि ये किस काम के लिए है, उसके बाद अगर आप इसे हटाना चाहें, रखना चाहें, जो करना चाहें, देन इट इज़ इंटायरली योर चॉइस। पर वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जैसे टीवी में देखते हैं कि किसी लड़की के पैर पे बाल हैं तो वो लड़की गंदी है, साफ़ नहीं रहती है, या किसी के अंडर आर्म्स में बाल हैं तो वो हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, या प्यूबिक हेयर हैं तो उसको अनहाइजीनिक माना जाता है। बिल्कुल अनहाइजीनिक नहीं है। इन सब का पर्पस होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, आपको आपकी स्किन ड्राई होने से बचाते हैं, थोड़ा सा बेसिक मॉइस्चराइज़र निकलता है इन हेयर फॉलिकल्स से। तो अगर हम ये सब जान के करें ना कुछ, तो फिर ठीक है।
अगर आपको पता है कि इसकी सारी बैकग्राउंड ये है, फिर आप एक पर्सनल डिसीजन ले रहे हैं अपने अपीयरेंस को लेकर के, देन इट्स टोटली फाइन। पर ये एक मार्केटिंग के इस झूठ में खो जाना ना कि अगर इस तरह से नहीं किया तो लोग मुझे गंदा समझेंगे, या मैं सुंदर नहीं दिखूंगी अगर मैंने पैर के बाल नहीं हटाए, या मैं अगली मानी जाऊंगी अगर मेरे अंडर आर्म्स में बाल हैं। अगर ये सब हम सोच के चलें तो फिर तो ईविल मार्केटिंग फोर्सेस जीत रही हैं। वैसे तना एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट मैंने देखा, मतलब जो थोड़ी बहुत समराइज, ब्लूबेरी से शुरुआत होते हुए कई फूड प्रोडक्ट्स का जिक्र आपने अपनी बुक में किया है, और उसकी रिजेम्बलेंस को जो है आपने ह्यूमन बॉडी के उस एनाटॉमी को समझाने के लिए काम किया है। इसमें एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का जिक्र हुआ। वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मैं लोगों को ही बता दूं, जो दही खाते हैं तो उसमें वही बैक्टीरिया होता है, विच इज़ कनेक्टिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तनाया बता देंगी ये कनेक्शन क्या है, उसका वजाइना का अल्कोहलिक जो कनेक्शन था, पीएच वैल्यू है, वो क्या है, वो थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। मुझे लगता है कि अगर लोगों को अपने आसपास की सराउंडिंग से अगर हम साइंस लिंक कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में। वरना ऐसे तो मैं कितना बताती रहूं वजाइनल पीएच के बारे में, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात जो होती है वो ये है कि एग्जैक्टली एक स्टोरी टेलिंग नैरेटिव से अगर आप साइंस सिखाएं तो लोगों को बहुत साइंस से प्यार हो जाता है। मैंने साइंस एकदम स्टोरी टेलिंग से सीखी, और मेरी साइंस मेरा भगवान है। मतलब वैसे मैं भगवान की पूजा भी करती हूँ, पर साइंस भी मेरा भगवान है, क्योंकि मेरे को सारी दुनिया सब कुछ साइंस के माध्यम से समझ में आता है। तो इसी तरह से मैंने ये सोचा, जब मैं पढ़ रही थी इस बारे में, तो मैंने कहीं पढ़ा कि वजाइना और बियर का पीएच सेम होता है। ये कितने मज़े की बात है कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कभी कोई बियर पी रहा है और उसके साथ साथ ऐसे बॉडी के बारे में पढ़ रहा है, तो उनको ज़रूर याद रहेगी ये बात कि कई इंटरेस्टिंग से ऐसे बॉडी में फैक्ट्स होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि लैक्टोबैसिलस जो एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, वही सेम स्पीशीज़ होती है जो हमारे वजाइना में भी हेल्दी बैक्टीरिया की तरह काम करती है और एक हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करती है। इसलिए लोग बोलते हैं ना पीएच बैलेंस ख़राब हो गया है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, जैसे दही खट्टा होता है, दही एसिडिक होता है, वैसे ही लैक्टोबैसिलस वजाइना में एक एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखता है। अब यही मैं अगर आपको आके हाइड्रोजन एटम्स और पीएच स्केल के हिसाब से समझाने लगूं तो ना किसी को याद रहेगा, ना किसी को मज़ा आएगा। पर अगर हम इसे इस तरह से समझें कि दही खट्टा होता है, दही एसिडिक होता है, वजाइना के अंदर एक एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन रहता है लैक्टोबैसिलस यानी दही वाले बैक्टीरिया के थ्रू, और भी बैक्टीरिया होते हैं। तो इस सब से पता रहेगा कि साबुन अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन एसिडिक का ऑपोजिट होता है। तो अगर आप वजाइना में साबुन डालेंगे तो एसिडिक एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा और वो हेल्दी दही वाले बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव करेंगे, तो आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो अगर हम अपनी दुनिया से अपनी साइंस को लिंक कर लें तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अच्छा कि आपने क्षार और अम्ल का जो है ना परिभाषा उचित शब्दों के साथ सिखा दिया। मैं हिंदी शब्दों का भी प्रयोग कर रहा हूँ ताकि लोग जरा समझ लें। अल्कलाइन एंड अल्कोहलिक को जो आपने समझाया और उसके बाद लैक्टोबैसिलस का कनेक्शन डाल दिया, ये अच्छा है।